मैं वैसे तो एक छोटे से गांव से हूँ, लेकिन रहता शहर में हूँ क्योंकि मुझे गांव के रस्म रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं थे और उस गांव ने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया था। इसलिए मैं बचपन में ही वो गांव छोड़कर शहर आ गया और उसके बाद मैंने गांव में किसी से संपर्क तक नहीं रखा। लोगों के झूठे बर्तन धोकर मैंने अपना पेट भरा और खूब पढ़ाई की और आज मैं सरकारी महकमे में एक अच्छी खासी पोस्ट पर हूँ। मम्मी पापा की मृत्यु के बाद मैं उस गांव में कभी वापस नहीं गया और मुझे ये भी नहीं पता था कि मम्मी पापा के अलावा मेरा उस गांव में और कोई है भी या नहीं। अगर है भी तो कौन है, क्या करते हैं, क्योंकि मुझे बचपन से ही रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं शहर में अकेला रहता था और एक दिन जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। शहर में किसी से भी लिफ्ट मांग लेना आम बात है, लेकिन रात काफ़ी थी और जब मैंने उस लड़की के पास गाड़ी रोकी तो उसका हुलिया देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया था। उसने एक बड़ी सी चादर से अपने आप को पूरा कवर कर रखा था। मुझे लगा कि शायद उसकी बहुत मजबूरी होगी, इसलिए ये इस समय मुझसे लिफ्ट मांग रही है। तो मैंने उसे कार में बैठा लिया और पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उसने मुझे एक जगह का नाम बताया जो थोड़ी दूरी पर ही थी, लेकिन जब मैं उसे वहाँ ले गया तो उसने कहा कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, कहीं और जाना है। मुझे जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन मैं उसे पहचान लूँगी। वो शायद थोड़ा आगे है। मैंने सोचा अगर इतनी रात को मैंने इसे इसके घर या जहाँ ये जाना चाहती है वहाँ नहीं छोड़ा तो न जाने इसके साथ क्या हादसा हो जाए, क्योंकि सब लोग इतने भी अच्छे नहीं होते। क्या पता कोई सरफिरा इसे अपनी हवस का शिकार बना ले। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं उसे आगे ले गया। वो मुझसे बातें कर रही थी, मगर उसकी बातों से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी परेशानी में या किसी मुसीबत में है। मुझे सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी और आंखों से वो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मुझे उसकी बातों में बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने बातों बातों में पूरा शहर घूम लिया। ना तो उसे वो जगह मिली और ना ही मेरा दिल किया कि उसे कहीं छोड़ दूं। और थक हार कर उसने मुझे बोला कि बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। मैंने कहा बोलो। वो कहने लगी रात बहुत हो चुकी है और आप मुझे बहुत अच्छे खानदान से लगते हैं। मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगे? मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने उसे बताया कि मैं अकेला रहता हूँ और मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। मगर सच तो ये था कि मैं खुद भी उसे घर लेकर जाना चाहता था, लेकिन अपनी कुछ एहतियात भी रखनी थी। फिर उस लड़की ने मुझसे विनती करना शुरू कर दी। बोली प्लीज़ अभी के लिए मुझे अपने घर ले चलो, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। मेरा यहाँ कोई नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर न जाने मेरे दिमाग में कैसे कैसे शैतानी ख्याल आने लगे। मैंने सोचा कि ऐसा मौका मुझे शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। एक लड़की मुझे खुद बोल रही है कि मैं उसे अपने घर ले जाऊं, इसलिए मैं खुशी से उसे अपने घर ले आया और सोचा कि पहले मैं इसकी कहानी सुनूंगा और इसका हमदर्द बनकर मैं इसको पालूंगा और सुबह होते ही ये खुद चली जाएगी। जब हम घर पहुंचे तो उसे बोला कि फ्रेश हो जाए, तब तक मैं खाना मंगा लेता हूँ। उसने जैसे ही वो चादर उतारी जिसमें उसने अपने आप को पूरी तरह कवर कर रखा था, तो उसकी खूबसूरती को देखकर मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी लड़कियां देखी और न जाने कितनी लड़कियों से मिला भी था, लेकिन इतनी सुंदर लड़की मैं पहली बार देख रहा था। उसके चेहरे में एक अजीब सी कशिश थी जो मेरा ध्यान बार बार अपनी तरफ खींच रही थी और वो लड़की बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। शायद उसने मेरे अंदर की हवस को भांप लिया था और मुझे अपनी हरकतों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे अपने रंग अभी से दिखाने शुरू कर दिए तो ये कभी नहीं मानेगी। मुझे शरीफ होने का नाटक करना पड़ेगा। सच तो ये है कि अभी तक मेरी ज़िंदगी में मैं कभी किसी लड़की के साथ इतना टाइम तक नहीं रहा था और ना ही कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन उसको देखकर न जाने क्यों मेरा मन बार बार लालची हो रहा था। खैर, मैंने बाहर से खाना मंगाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया।
और मैंने दूसरी बार फिर उससे पूछा कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। लेकिन उसने पहले ही की तरह बात को घुमा दिया। बोली, अभी तो यही हूँ, रात बहुत हो चुकी है, मैं आपके सवालों का जवाब सुबह जरूर दूंगी। इसके बाद मैंने इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की और हम काफ़ी देर तक बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। मुझे उस लड़की के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मैं अपने रूम में और वो दूसरे रूम में सोने के लिए चले गए। लेकिन उससे बात करके मैं इतना तो समझ ही गया था कि वो किसी कठिनाई में नहीं है और मैंने सोच लिया था कि मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो रात मेरे लिए बाकी सारी रातों से अलग थी। मैं हमेशा अपने घर में अकेला रहता था और न जाने आज कितने सालों बाद मेरे घर में एक सुंदर लड़की थी जिसकी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ अता पता नहीं था। मुझे सिर्फ अभी तक उसके नाम का ही पता था, लेकिन फिर भी मैंने सारी रात उसके बारे में सोचते हुए ही गुजारी। मुझे नहीं पता कि मैं उससे प्रभावित था या मेरे अंदर का हैवान मुझ पर हावी हो रहा था। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो कुछ भी था मुझे उसके बारे में सोचना बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा बार बार आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बात बात पर मुस्कुराना और लंबे बाल जिनको देखकर लगता कि इनमें खो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था। वैसे देखा जाए तो मेरा कोई कसूर भी नहीं था, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई उस पर फिदा हो जाए। और जब मुझे लगा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा तो मैं सोने के लिए लेट गया। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सका। शायद खून ही ऐसे माँ बाप का था, या फिर यूं कह ले कहीं ना कहीं उस परमात्मा का डर था। बार बार जब भी मेरा उसकी तरफ चलने का मन करता तो उस परम पिता परमेश्वर की तस्वीर मेरे दिमाग में चलने लगती कि नहीं, ये गलत है। वो भी किसी की बहन या बेटी है, उसकी इज्जत भी तुम्हारी बहन की इज्जत की तरह है, उसे भी इज्जत प्यारी होगी। खैर, मैंने जैसे तैसे करके खुद पर काबू करते हुए रात गुजारी और आज मैं सुबह जल्दी ही उठ गया था। और जब कमरे से बाहर आया तो वो लड़की पहले से ही बाहर बैठी थी। इसे देखकर मैंने इससे पूछा कि रात नींद अच्छे से तो आई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। वो बोली, बहुत ही प्यारी नींद आई, काफी दिनों के बाद इतने सुकून से सोई हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि नाश्ते में क्या खाओगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमेशा से मेरे साथ ही रहती हो, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा नॉर्मली बातें कर रहे थे, जैसे ये हमारी रोज की कहानी हो। उसने कहा, मुझे बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए तुम कहो तो मैं घर पर ही नाश्ता बना देती हूँ। मैंने उसे हाँ बोल दिया और खुद भी नाश्ता बनाने में उसकी हेल्प करने लगा। हमने नाश्ता बनाया और बातें भी करते रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये सब सच था। अभी हम दोनों बैठे नाश्ता ही कर रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मुझे थोड़ा डर लगा कि सुबह सुबह न जाने कौन आ गया, क्योंकि घर पर कभी कभी मेरे दोस्त आते थे, लेकिन वो तो रात में आते थे। फिर इस समय कौन हो सकता है? खैर, मैं डरते डरते देखने गया तो जब मैंने दरवाजा खोला, बाहर एक औरत और एक व्यक्ति खड़ा था, जिन्होंने मुझसे बोला कि क्या रूपाली अंदर है। मैं ये बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि मेरे घर में जो लड़की थी उसने मुझे अपना नाम रूपाली ही बताया था। लेकिन इनको कैसे पता चला कि रूपाली यहाँ पर है? जब तक मैं उनको मना करता कि यहाँ नहीं है, तो इतने में रूपाली अंदर से आ गई। मैं खामोशी से साइड हट गया और रूपाली भागकर मम्मी पापा बोलते हुए उनके गले लग गई। पहले तो मुझे कुछ समझ ना आया। ये सुनकर मुझे जोर का झटका लगा। मैं सोच में पड़ गया, जब रूपाली के मम्मी पापा हैं और उसको इतना प्यार भी करते हैं, तो वो इतनी रात को वहां रोड पर लिफ्ट क्यों मांग रही थी? और सारी रात मुझ अनजान लड़के के साथ क्यों रही? और उसके मम्मी पापा सिर्फ उसे गले से लगाए जा रहे थे। उन्होंने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि वो कहाँ थी, किस हालत में थी, किसी ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनको कैसे पता चला कि वो यहाँ है। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ वही दे सकते थे। मैंने उन्हें अंदर बैठा लिया और एक सांस में सारे सवाल कर दिए।
उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें सारे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले हम तुम्हें ये बता दें कि हम रूपाली को लेने आए थे और लेकर जा रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप रूपाली को ऐसे नहीं ले जा सकते। वो फिर से मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन तुम किस हक से उसे रोक सकते हो? अगर तुमने रूपाली को जबरदस्ती यहाँ रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर केस दर्ज करा दूंगा कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है। मुझे उनकी ये बात सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने उनकी बेटी को लिफ्ट दी, उसे अपने घर में पनाह दी, और ये लोग बजाय मेरा धन्यवाद करने के मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हैं। फिर मैंने रूपाली से पूछा कि क्या तुम जाना चाहती हो? उसने हाँ बोल दिया। इसके बाद मुझे उसे रोकने का कोई हक नहीं था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मगर मैं इसे कैसे रोक सकता था? और मैं इसे ढूंढ भी नहीं सकता था, क्योंकि इसने मुझे अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताया था, और पता नहीं वो नाम भी सच था या झूठ। और वो अपना सामान लेकर अपने मम्मी पापा के साथ चली गई, और मैं अब ये सोच रहा था कि ये सच था या सपना। लेकिन टेबल पर रखे चाय के कप बता रहे थे कि ये सब कुछ हकीकत था। और रूपाली के पापा जाते जाते एक बात और बोल गए थे कि तुम मेरी बेटी और हम दोनों को कभी भूल नहीं पाओगे, और अगर तुमने हमारा पता लगा लिया कि हम कहाँ से आए हैं और कौन हैं, तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा, और जो तुम चाहोगे आपको दे दूंगा। उन्होंने तो मुझे एक उलझन में डाल दिया था। मेरा एक बार तो दिल किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर रूपाली को ढूंढने निकल जाऊं, लेकिन मैं आज जहां था यहाँ बहुत मेहनत करके पहुंचा था, और मैं फिर से अपनी इसी जिंदगी में बिजी हो गया। मैं सारा दिन ऑफिस के काम में लगा रहता, सुबह सवेरा ऑफिस चला जाता और रात में वापस आता। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी फ्री होता तो एकदम रूपाली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता, उसकी बातें याद आने लगती, और उस दिन उसके हाथ के बने नाश्ते की मुझे बहुत याद आती। मैंने उसे बुलाने की सभी कोशिश करके देख ली, लेकिन जब मैं हार गया और मुझे लगा कि मैं उसे बुला नहीं सकता, तो मुझे रूपाली के पिता की कई बातें याद आई और मैंने उनको खोजना शुरू कर दिया। लेकिन मुझ अकेले के लिए इतने बड़े शहर में 3 लोगों को ढूंढना नामुमकिन काम था। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से ये सारी बात बताई और उससे मदद मांगी। उसने सारी बात बहुत आराम से सुनी और अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया और कहा उन सभी की फोटो मुझे भेज दो। मैंने अपने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग वीडियो उसको भेज दी। उसने मुझसे वादा किया कि वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम करा देगा। मैंने उसको कुछ रुपये भी दे दिए और कहा साथ साथ मुझे भी अपडेट करते रहना। असल में मैं देखना चाहता था कि वो 1 हफ्ते में उसका पता कैसे निकालेगा। और उसने अपने एक दोस्त जो कि साइबर क्राइम ऑफिस में काम करता था उससे मदद मांगी, और 2-3 दिन बाद उसने बताया कि शायद वो इस शहर में नहीं रहते, क्योंकि लास्ट फुटेज में उनको एक बस स्टैंड पर एक बस में बैठते देखा गया है। उसने मुझे उस बस का नंबर दिया। मैं और मेरा दोस्त उस बस स्टैंड पर पहुंच गए और किसी तरह बस ड्राइवर का पता लगाया, जिसने हमें बताया कि वो 5 गांव में बस लेकर जाता है। हम तुरंत उन गांव के लिए निकल गए और गांव में पूछते पूछते हम 2 दिन बाद रूपाली के घर पहुंच गए। लेकिन मैं हैरान था, क्योंकि ये वही गांव था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। यहाँ के एक बहुत बड़े जमींदार ने मेरे माता पिता को जमीन के विवाद के चलते सरेआम गोली मारी थी, और पूरे गांव में किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि उसके खिलाफ गवाही दे सके। और आज इतने दिनों बाद जब मैं इस गांव में आया था तो मैंने सोच लिया था कि आज उससे अपना सारा हिसाब चुकता करके ही जाऊंगा। खैर, पहले मुझे रूपाली के बारे में जानना था और मैं उसके घर पहुंच गया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो रूपाली के पिता ने गेट खोला और मुझे देखकर बहुत खुश हुए और कहा अंदर आओ बेटा, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे। उन्होंने मुझे घर में बुलाया और अपनी पत्नी से मेरे लिए कुछ खाने पीने को लाने को कहा, लेकिन मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि ये कौन है। तो मैंने बोला मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैंने आपको ढूंढ निकाला, बस अब आप अपना वादा पूरा कर दीजिए और मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दीजिए। ये सुनकर वो बोले कि अगर हकीकत जानना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हारे पिता का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। हम दोनों साथ ही काम करते थे और मेरी एक ही बेटी है रूपाली,
और मेरा दोस्त यानी तुम्हारे पिता हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। और बचपन में ही जब तुम और रूपाली बहुत छोटे थे तो तुम्हारा हमने रिश्ता तय कर दिया था। हमने तुम्हें इस रिश्ते के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि कहीं बालिग होने के बाद तुम दोनों के कदम बहक न जाएं। लेकिन कुछ साल बाद जब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ वो दुर्घटना हुई तो जमींदार के डर और अपनी जान बचाने के लिए सभी की तरह मैं भी चुप रहा। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और जब मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर गया तो तुम वहाँ नहीं थे, तुम गांव छोड़कर जा चुके थे। लेकिन मैंने अपनी तलाश जारी रखी और आखिरकार मेरी यह खोज काम आई। उस वक्त तुम कॉलेज में पढ़ रहे थे और देखते ही देखते तुम एक बड़े आदमी बन गए। लेकिन मैंने अपनी बेटी को भी खूब पढ़ाया लिखाया और इसे तुम्हारे लायक बनाया। लेकिन अब मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे, इसलिए तुम्हें बताना अब बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अपने स्वर्गवासी दोस्त की ख्वाहिश को मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। और अगर तुम्हें सीधा आकर मैं खुद बोलता तो शायद तुम्हें यकीन नहीं आता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुम अब सारी सच्चाई जान चुके हो और रूपाली के साथ भी रह चुके हो, और रूपाली भी तुम्हारा चरित्र जान चुकी है। उस रात जब रूपाली तुम्हारे पास थी तो हमारी नज़र भी तुम्हारे घर पर ही थी। माफ़ करना बेटा, हमें ये सब करना पड़ा, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। मैं देखना चाहता था कि तुम शहर आकर कहीं गलत आदतों के शिकार तो नहीं हो गए, क्योंकि मेरी बेटी की भी पूरी जिंदगी का सवाल था। फिर हमें रूपाली ने बताया कि तुम कामयाब इंसान होने के साथ साथ अच्छे चरित्र के भी मालिक हो। लेकिन बेटा, अभी भी जो तुम्हारा अंतिम फैसला होगा हमें वही मंजूर होगा। मैं तो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि मेरी एक होने वाली पत्नी भी है, जिसके बारे में मुझे आज तक पता ही नहीं। मैंने रूपाली के पापा से बोला कि मैं आपकी इन बातों पर विश्वास कैसे करूं कि मेरा रिश्ता आपकी बेटी से बचपन में ही तय हो चुका है। तो रूपाली के पापा ने कहा कि बेटा, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही सवाल करोगे, इसलिए मैंने ये तुम्हारे पिता का दिया हुआ लेटर संभाल कर रखा हुआ है। मरने से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे ये लेटर दिया था और कहा था कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा तो ये लेटर उसको दे देना। और आज तुम 18 साल से भी ज़्यादा के हो चुके हो। इसको आज तक मैंने खोल कर नहीं देखा। मैंने उनके हाथों से तुरंत वो लेटर लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाऊंगा, क्योंकि मुझे कई गोलियां लगी है। मेरा दोस्त गोपाल मुझे बचाने की तो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं। शायद मेरा आखिरी समय आ चुका है। यह खत मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल तुम किसी कश्मकश में जियो। याद रखना बेटा, अगर जिंदगी में कभी अकेले पड़ जाओ तो बेझिझक मेरे दोस्त गोपाल यानी अपने होने वाले ससुर जी के पास चले जाना। हाँ बेटा, ये सच है, मैंने उनकी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। उस लेटर को पढ़ने के बाद मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि ये राइटिंग तो मेरे पिता की ही थी और सिग्नेचर भी उन्हीं के थे। फिर मैंने गोपाल अंकल से कहा कि कोई भी फैसला करने से पहले मैं रूपाली से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने खुश होकर मुझे इजाज़त दे दी। मैं रूपाली के कमरे में गया और सीधे सीधे रूपाली से सवाल किया कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। उसने कहा कि मैं बचपन से एक ही बात सुनते आई हूँ कि मैं तुम्हारी अमानत हूँ और मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। मैं तो पहले से ही उस पर फिदा था, बल्कि उसे देखकर तो पागल सा हो गया था। फिर मैंने रूपाली के पिता से बात की कि मैं रूपाली से पूरे रस्म रिवाज के मुताबिक शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले अपने माता पिता के कातिलों से बदला लेना चाहता हूँ। रूपाली के पिता ने बोला कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं बेटा, क्योंकि जमींदार अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद एक दिन अचानक पागल हो गया और अब बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, कूड़े पर पड़ा रहता है और वहीं से पता नहीं क्या क्या उठा कर खाता है। उसके कर्मों का फल ईश्वर ने उसे पहले ही दे दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो ये उम्मीद कभी मत रखना कि आने वाले समय में आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि कर्मों का फल सबको मिलता है, फिर चाहे वो बुरा हो या अच्छा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए।